नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। 20 जुलाई से आज तक ये सप्ताह पूरी तरीके से खबरों के हिसाब से देखें तो जंतर मंतर पर आकर सिमट गया था और जंतर मंतर से ही पूरे देश में जो खबरें चल रही थी वो लगातार छात्रों के आंदोलन को लेकर चल रही थी। और आज चाय पर समीक्षा जब हम ये कर रहे हैं, हमारे साथ सर भी इस बार आ चुके हैं, तब खबर आ गई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अपने आप में ये बड़ी खबर है और इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ही सीजेपी सोनम वांगचुक लगातार 30 से 35 दिनों से धरने कर रहे थे और ये तक कहा जा रहा था कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो सर, आप ही से शुरुआत करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आखिर पूरा का पूरा मतलब मुझे लगता है कि सरकार अचानक कितने दबाव में आ गई। 20 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसके बाद से वो अलग अलग दावे हैं कि सीजेपी ने पहली बार कॉल किया कि हमें आपसे बात करनी है, सरकार की ओर से कहना है, सीजेपी कह रहे हैं कि सरकार ने हमें कहा कि बात करनी है। पहले दौर की उस दिन बातचीत हुई, फिर दूसरे दौर की बातचीत हुई और तीसरे दौर की बातचीत होने से पहले इस्तीफ़ा हो गया। हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तीसरे दौर की बातचीत चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आज तक या कल तक दिल्ली में ये प्रदर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी मांगे क्या रहती है, मांगों की जो सूची है वो लगातार एक मांग मान ली जाती है। वो बच्चों वाली आदत है ना कि टॉफ़ी मिल गया तो अब मंच चाहिए, मंच के बाद डेयरी मिल्क चाहिए और वो मांगे बढ़ती रहती हैं। तो क्या यहाँ पर भी यही होगा और सरकार अचानक इतना बैकफुट पर क्यों आ गई, ये आपसे समझना चाहेंगे सर। देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें हैं कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना था, आज नहीं तो कल होना चाहिए था। हाँ, वो तो हालांकि उनको ये इस्तीफ़ा तब दे देना चाहिए था जब एक्चुअल में नीट के जो परीक्षार्थी थे और उनके अभिभावक प्रदर्शन कर रहे थे। ये इस्तीफ़ा उनको तभी दे देना चाहिए था क्योंकि उस समय जो इस्तीफ़ा मांग रहे थे वो असली कह सकते हैं कि असली पीड़ित लोग थे, वो प्रभावित लोग थे और उनकी मांग पर ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। क्योंकि मंत्री इस बात से बच नहीं सकता, जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि उसके महकमे में इतनी बड़ी लापरवाही हो गई है कि बड़ी बड़ी परीक्षाएं वो उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं या जो पेपर जांच में तमाम तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। तो मंत्री जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और जब आप एनटीए के प्रमुख को हटा रहे हैं, 45-47 जो अधिकारी हैं उनका तबादला कर रहे हैं, उनको बर्खास्त कर रहे हैं, उनको निलंबित कर रहे हैं, तो नया कानून आ रहा है। नया कानून आ रहा है, कानून में संशोधन आ रहा है जी। तो ये दिखाता है कि जो मंत्री है विभाग का, उस पर उसकी भी जिम्मेदारी बनती है और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन हमको ये देखना होगा कि शिक्षा मंत्री ने पद से इस्तीफ़ा देते वक्त अपने जो पत्र है उसमें युवाओं के नाम जो पत्र लिखा उसमें कहा क्या है। अब आप पूरा घटनाक्रम देखिए और चूँकि आपने पूरे इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी कवरेज, ग्राउंड कवरेज की है, इसलिए आपने भी अपनी वीडियो रिपोर्टों में दिखाया है कि किस तरीके से वहां पर असामाजिक तत्वों की लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन सर, देश के प्रधानमंत्री मैं आपसे आप ये बोल रहे हैं, लेकिन मौका दिया ना सरकार ने, कहीं ना कहीं चूक तो की ना सर। मैं आपको बता रहा हूँ 10 तारीख की बात, 10 जुलाई की बात कर रहा हूँ। सोनम वांगचुक उस दिन लगभग 6-6.5 kg वजन उनका कम हुआ था और वहाँ पर मैं और हमारे कैमरामैन दोनों लोग गए हुए थे क्योंकि हम लोग पहले दिन भी जब अभिजीत दीप के जब सीधे वहाँ पहुँचा था उस दिन भी हम लोग वहाँ पहुँचे थे। पहले दिन के बाद से उस दिन जब हम लोग पहुँचे, मतलब मुश्किल से 50 लोग भी नहीं थे उस प्रोटेस्ट में। क्या सरकार ने मौका दे दिया सोनम वांगचुक के जरिए, या सरकार ने इसको इतना हल्का लिया था कि उन्होंने सोचा कि शायद ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा? जी, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जैसे कि अब हमने देखा कि मैंने जैसा अभी पहले आपको बता रहा था कि असामाजिक तत्वों की वहाँ पर लगातार बाढ़ आती जा रही थी। आपने तमाम वो वीडियो देखे होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके माता पिता के बारे में अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे थे जो लोग, और ऐसे जैन जी, जिसको हम जैन जी कहते हैं, ये जो जैन जी की अवधारणा है, वैसे ये भारतीय अवधारणा नहीं है, ये बाहर की अवधारणा है। और ये जो लोग अपने आप को उस अवधारणा से जोड़ रहे हैं, ये अगर देखा जाए तो कुल अगर मिला के तो 1% भी नहीं होते हैं ये। और ये जिस तरीके
तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे थे, जिस तरीके की नारेबाजी चल रही थी, जिस तरह की पोस्टरबाजी चल रही थी, वो दिखाता है कि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं, जो दबाव की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति तो सर बहुत दूर की चीज है। इनको फैमिली में शायद विश्वास नहीं है इनको। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन अगर उस तरीके का इस भाषा का इस्तेमाल, उस तरीके का रहन सहन अगर मेरा बेटा अपनाएगा तो शायद मुझे वो कभी मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये जो, और बहुत सारे ऐसे युवक युवतियाँ थे जो अपने घर पे बिना बताए वहाँ पर पहुँच रहे थे। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से वहाँ पर असामाजिक तत्वों की जो लगातार संख्या बढ़ती जा रही थी। हम देख रहे हैं कि विदेशों से खाना भिजवाया जा रहा था, संसाधन भिजवाए जा रहे थे। कौन फंडिंग कर रहा है इन सब चीज़ों की? विदेशी फंडिंग के माध्यम से देश विरोधी ताकतें जो सक्रिय हो रही थी। और हमने देखा कि बॉर्डरों पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई, जिस तरह की धरपकड़ हुई है, उससे दिखाता है, उससे एक चीज़ प्रदर्शित होती है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों ने इस मौके का लाभ उठाने की पूरी तैयारी कर ली थी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफा पत्र में जो यही लिखा है उन्होंने कि जो युवा हैं वो भटक ना जाएं, राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों में गलती से खेलने ना लग जाएं, इस स्थिति का फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें उठाना लें और देश की एकता बनी रहे, एकता कायम रहे, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो उन्होंने जो आधार बनाया है, सीजेपी की जीत नहीं हुई है, यहाँ पर विपक्षी कोई जीत नहीं हुई है, लेकिन जो परिस्थितियां जो बन गई थी, अब आप देखिए कि एक और तो राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, दूसरी तरफ तमाम तरह की पाबंदियों के चलते एक हफ्ते से कनॉट प्लेस की दुकानें बंद हैं, लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो 18-19 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, लोग कितने परेशान हो रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए सुलभ एक परिवहन का जरिया है मेट्रो रेल, लेकिन मेट्रो का गेट बंद होने की वजह से वो स्टेशन तक मेट्रो का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो टैक्सी है और ऑटो हैं उन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं। तो लोगों को तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमने देखा जो ये 18-19 रेलवे स्टेशन बंद है, इसके आसपास कितने सारे ऑफिस हैं, उन लोगों को कितनी अपने ऑफिस तक पहुंचने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम जो, और इस स्थिति का फायदा देखिए ना, देश के विभिन्न राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां पर ये जो डफली गैंग है ये सब अपना, डफली गैंग का अपना वो चलता रहता है, डफली गैंग का है वो अपना वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें तमाम तरह की नारेबाजी हो रही। तो राज्यों की भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा रही थी। तो ऐसे में जब इतना बड़ा बवाल देश में खड़ा करने का प्रयास हो रहा हो, और गलती धर्मेंद्र प्रधान की प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि उन व्यवस्थाओं का जो जिम्मा था उनके पास था, वो व्यवस्थाओं को देखना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं देखा, तो गलती एक तरह से उनकी भी थी, तो उनको इस्तीफा देना ही था। तो ये मौका, क्योंकि लगातार हमने देखा कि इस तरीके की बात चल रही है कि एक नेशनल कॉल दी जाएगी कि जंतर मंतर पर रविवार को लाखों लोग जुटें, और किसान जो नेता हैं वो भी इसको रविवार को जुटने वाले थे जंतर मंतर पर। तो ये आंदोलन कोई और स्वरूप ले, इससे पहले ही शिक्षा मंत्री पद से जंतर मंतर का मामला था, अगर दिल्ली बॉर्डर की बात नहीं थी, नोएडा की बात नहीं थी, गाजियाबाद की बात नहीं थी, जंतर मंतर का पार्लियामेंट पास है, 15 अगस्त आने वाला है, ये तमाम चीजें थी, और शायद इस वजह से भी सरकार बिल्कुल 15 अगस्त आने वाला है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत बेहद कड़ी होती है। संसद सत्र चल रहा है और संसद भवन से मात्र कुछ दूरी की परिस्थिति है जंतर मंतर। तो शिक्षा, जो सुरक्षा है वो एक बड़ा मुद्दा थी। इसको देखते हुए भी ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, अब दिया है उन्होंने। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, ये लोग छात्र नहीं थे। ये अभिजीत दीपके जो इस आंदोलन के जो प्रमुख हैं, वो खुद भले ही छात्र हों, लेकिन वो भारत में छात्र नहीं है, वो बाहर जाकर बोस्टन से पढ़ाई कर रहे हैं। वो यहाँ पे इनके मंच पे जितने भी लोग थे, चाहे वो क्या हमारे हिंदू संस्कृति और भारत के लिए क्या क्या बोलते हैं जी। उमर खालिद के बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं जी। आशुतोष राका है, आम आदमी पार्टी के राजस्थान में प्रवक्ता रह चुके हैं जी। विजेता दहिया ध्रुव राठी के लिए रिसर्चर काम करते थे, हालांकि बर्गर खाने के बाद वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उन्हें सीजेपी से हटाया गया। हालांकि वो ये कहते रहे कि कचौड़ी जब दीपके खा रहा था तो मैं उसे डिफेंड कर रहा था। ये तमाम चीजें भी होती रही हैं। तो और सोनम वांगचुक कौन से विश्वविद्यालय के छात्र हैं या
योगेंद्र यादव कौन से विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया कौन से विश्वविद्यालय के छात्र हैं। तो ये लोग छात्रों की जो पीड़ा थी उसको उन्होंने स्वर दिया अपना, लेकिन स्वरूप भी अपना दे दिया इन्होंने। बिल्कुल, ये एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। और दूसरा, जैसा आपने कहा, प्रश्न आपका था कि बीजेपी ने क्यों इसको इतना बड़ा बनने दिया। बीजेपी को पता था कि जब संसद का सत्र शुरू होगा तो ये धर्मेंद्र प्रधान का जो मुद्दा है, जो शिक्षा, आपने इशारा भी कर दिया था जी कि संसद तभी चलेगा जब 2 दिन, उससे पहले 2 दिन सब कुछ शांत रहे तब। जी, तो ये कांग्रेस जो है इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। कांग्रेस को के मन में असुरक्षा का भाव कैसे आए, तब आएगा जबकि एक और दल जो है वो बेशक से नवगठित दल ही हो, वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाए। तो हमने देखा कि असुरक्षा का भाव ऐसा आया कि राहुल गांधी खुद जाके प्रधानमंत्री आवास के बाहर लेट गए। वहाँ पर हमने देखा कि राहुल गांधी किस तरीके से गांधी स्मृति गए। तो राहुल गांधी के मन में, कांग्रेस के मन में गांधी स्मृति सर बाद में आएंगे। वो जहां गए, जो वो करना चाह रहे थे या कुछ रास्ता दिखा रहे थे, जिस परिवार से वो आते हैं, जिस परिवार में दो एक प्रधानमंत्री रहते हुए, एक विपक्ष के नेता रहते हुए, 2 बड़े नेता जिस परिवार के इस देश के लिए शहादत दी हो, उस परिवार का पुत्र देश की सुरक्षा का सबसे संवेदनशील इलाके में इस तरीके का प्रदर्शन करता है, क्या उसको जायज ठहराया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है, और शायद मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के बड़े नेता इसके पक्ष में होंगे। जी बिल्कुल नहीं। और फ्लैश मॉब जैसी, और वो भी प्रधानमंत्री के घर के सामने, ये इसकी आप देखिए कि जो वरिष्ठ नेता जितने भी हैं उन सब ने निंदा की है। कांग्रेस के, सही कहा आपने कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इसके खिलाफ बताए गए। हालांकि राहुल गांधी उन्हीं से बात करते हैं ना जिनको वो नाम से बुला सके। जी, तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी बस वो एक तरह से छापा मार वाली राजनीति में विश्वास करते हैं। और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है शुरू से लेकर और अंत जब भी होता है इस आंदोलन का, एक चीज़ हमें देखनी होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया कि देश से जो माओवाद है वो समाप्त हो चुका है। तो हमको ये देखने से ये लगता है कि जो माओवादी लड़ाके थे वो समाप्त हो गए हैं, लेकिन जो माओवादी मानसिकता है, जो माओवादी विचारधारा है, वो अभी डटी हुई है, बनी हुई है। और जंतर मंतर पर हमने वही देखा, उसी अर्बन नक्सल की विचारधारा को देखा हमने, जिस तरीके से जो हिंदू धर्म संस्कृति को बदनाम किया गया, उसको गाली दी गई, जिस तरीके से देश के जो कहा गया कि हम संसद को उखाड़ देंगे। भैया, आप डिमांड भी वहीं से कर रहे हैं और आप संसद को उखाड़ देंगे बात कर रहे हैं। आप संविधान की किताब लहरा रहे हैं और आप संसद को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को, उनके माता पिता को जिस तरीके से निर्लज्जता के साथ गाली दे रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि आप अनपढ़ रह जाएं। आप पढ़े लिखे भी, अगर इस तरीके के पढ़े लिखे हैं तो इस तरह का पढ़ा लिखा देश को चाहिए भी नहीं। तो ये दिखाता है कि ये जो सारा का सारा प्रकरण है, ये अर्बन नक्सल की जो मानसिकता है ना, उसका परिचायक है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, स्वागत योग्य है। और मुझे लगता है कि शायद सारे अभिभावक आज खुश होंगे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में एक बड़े सुधार की जरूरत है। बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से और धर्मेंद्र प्रधान इसलिए भी नहीं बच सकते थे। हमने देखा कि अयोध्या वाला जो मंदिर का प्रकरण था, उसमें चंपत राय पर भले ही इस बात का आरोप हो ना हो कि आपने कुछ ये जो धन की हेराफेरी हुई है इसमें आपका कोई रोल था या नहीं था, लेकिन चूंकि आप व्यवस्थाओं को देख रहे थे और व्यवस्था पूरी तरीके से नाकाम सिद्ध हुई, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपने इस्तीफा दिया। तो शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में जो शिक्षा मंत्रालय है, जिस तरीके से चल रहा था, जिस तरीके की नाकामियां, और अगर जो विपक्ष का आरोप ये कि भैया 151 152 पेपर लीक हो गए हैं मोदी सरकार के कार्यकाल में, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। आगे मोदी जी आए क्यों हैं इस देश में? व्यवस्थाओं को बदलने के लिए उसका वादा करके आए थे जी। और शायद कहीं ना कहीं जब उम्मीदें टूटने लगती है तो इस तरह की चीजें होती है। और जैसा आपने कहा मोदी जी आए क्यों हैं, और ऐसा बहुत सारे लोग दिखाने लगते हैं अब तो भैया बीजेपी गई, अब तो मोदी गए। लेकिन आप देखिए ना, मोदी जी ने अपने, शायद आपने भेजा था वो जो मोदी जी का जो इंस्टाग्राम वाला वीडियो जो उन्होंने सेल्फी मोड पे बनाया, एक रात में 10 लाख फॉलोअर्स उनके जुट गए। और आप अगर पिछले 10-12 एक दिन में सबसे ज्यादा वीडियो देखा जाने वाला वो वीडियो बना था जो उन्होंने 23 तारीख की रात में वो वीडियो जो उन्होंने डाला था जी। और आप अगर पिछले 10, 11, 12 वर्षों का आप राजनीतिक इतिहास भारत का उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बीजेपी के खिलाफ जब जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं, जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं, और उस प्रदर्शन में इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं कि प्रधानमंत्री को गाली, उनके माता पिता को गाली, और राष्ट्र की एकता को खंडित करने जैसी चीज़ें
तब बीजेपी का मतदाता तमाम नाराजगियां होने के बावजूद एकजुट हो गया है और बीजेपी को बड़ी अच्छी जीत मिली है। तो ये जो पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस के ऊपर बोतल फेंक रहे थे, नुकीली टाइलें फेंक रहे थे और इस तरीके की जो घटनाएं देश के अन्य भागों में भी देखने को मिली हैं, उससे बीजेपी का मतदाता और ज़्यादा प्रतिबद्ध हुआ है कि इनको रोकने के लिए इनका साथ देना जरूरी है। भले ही हमारी जो कई सारी नाराजगियां हों, भले ही हमारी बहुत सारी जो मांगे हैं वो पूरी ना हो पा रही हों, लेकिन देश की एकता जरूरी है। ये देश एक रहेगा तभी मांगे भी पूरी हो पाएंगी, सबको उसका लाभ भी मिल पाएगा। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी की मैं इस मामले में दाद देना चाहूँगा और मैं तारीफ भी करना चाहूँगा कॉकरोच जनता पार्टी की कि उनके आह्वान पर ये जितने भी कॉकरोच थे ये सामने आ गए, सड़क पर आ गए, इनके चेहरे सामने आ गए। तो अब पुलिस के सामने वीडियोस हैं, जितने भी कॉकरोच हैं उनकी पहचान की जाए और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप वादा कीजिए, आप लिखित दीजिए कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, देखिए, वादा उस पर है कि आपने प्रदर्शन किया या आपने अगर निषेधाज्ञा लगी हुई है तो आपने वहां जाकर प्रदर्शन किया, तो इस तरीके। लेकिन अगर किसी ने पत्थर मारा है, किसी ने अब जो पुलिस वालों को जो मार रहे थे उनके तो वीडियो हैं और क्या बोलते हैं जो उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, सब कुछ अगर आएगा तो वो क्या पुलिस वाला घायल हुआ तो उसको नहीं माफी दी जाएगी ना। वो निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया है, ऐसी अगर कोई ऐसे अपराध हैं तो शायद उसमें कोई रियायत मिलती होगी, लेकिन कानून इसकी इजाजत कतई नहीं देता कि आप पुलिस वाले का सर फोड़ दें। आपने वो नुकीली टाइलें मार दी, आप पुलिस वाले को घसीट के ले जा रहे हैं, ये सब तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार भी माफ़ कर पाएगी। वो पुलिस वाले का भी तो अधिकार होगा ना, सरकार ने माफ़ कर दिया तो वो भी जाएगा कोर्ट में कि भैया मेरे को न्याय नहीं मिला। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, और इस पूरे तंत्र में एक नाकामी जो एक और जो देखने को मिली है शासन तंत्र की, वो ये है कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण इस मायने में कि जो फेक वीडियोस होते हैं उसको वायरल करा के जो एक दुष्प्रचार फैलाया जाता है। 400+ हैंडल्स पाकिस्तान बेस्ड और दिल्ली पुलिस कह रही है जी, और इसमें से कुछ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सक्रिय थे, ऐसा पुलिस ने ही बताया है। तो हम इन पर हमारा जो ये जो आज की युग में एक जो सूचना युद्ध का जो है ना, एक डिजिटल वारफेयर जो कहते हैं, उसमें सूचना युद्ध भी एक बड़ी चीज़ है। उस मोर्चे पर भी भारत को अपनी क्षमता, अपनी शक्ति बढ़ानी होगी कि ऐसे अगर माहौल में कोई दुष्प्रचार कर रहा है, और ऐसे नेताओं पर भी लगाम लगानी होगी, जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया कि आज रात पुलिस क्रैकडाउन करेगी। भैया कहाँ से आपको खबर मिल गई? आप क्यों दहशत फैला रहे हो? आप क्यों वहाँ पर हंगामा कराना चाहते हो? तो इस तरीके के नेताओं पर आजीवन राजनीति करने पर प्रतिबंध भी लगना चाहिए, और ऐसे नेता ऐसा बयान दोबारा ना दें, इसके लिए इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ये इस पूरे प्रकरण ने बहुत कुछ सिखाया है, देखना होगा कि सरकार क्या एक्शन लेती है। अभिजीत दीप के जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी इसलिए किसी पार्टी के सदस्य थे। जी, आशुतोष राका राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी इसलिए किसी पार्टी के सदस्य थे। सौरभ दास के लिए उस तरीके की चीज़ें अभी तक नहीं है, वो पत्रकार रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के पत्रकारिता करते हैं। परसों से, सोमवार से इस देश की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? क्या राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए एक युवा चेहरा सामने आ चुका है? क्या राहुल गांधी जो यूथ और दलित की बात करते हैं, क्योंकि जब अभिजीत दीप के दलित हैं, युवा भी हैं, क्या राहुल गांधी को इस बात का डर सताएगा या सता रहा होगा कि कहीं अब हमारे वोट बैंक में सेंध न लगने की शुरुआत हो जाए? क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव तक अभिजीत दीप को पोस्टर बॉय बना के रखेंगे क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा दलित वोट है? जी, ये तमाम सवाल हैं जो अब राजनीतिक हिसाब से पूछे जाएंगे और उठते रहेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अब जैसा कि विपक्ष की भी डिमांड थी, राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर, तो वो मांग पूरी हो चुकी है और वो संसद अब चलने देनी चाहिए, क्योंकि एक कड़ा कानून आ रहा है पेपर लीक को रोकने के लिए। तो उसमें सभी को चर्चा में भाग लेकर उस कानून को जितेंद्र सिंह पेश करेंगे तो अगले शिक्षा मंत्री हो सकते हैं। अधिक से अधिक सशक्त कानून बनाने में सबको सहयोग देना चाहिए। और विपक्ष के भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने कार्यस्थगन नोटिस दिए थे, इसके अलावा, इस मुद्दे के अलावा। तो देखना होगा कि सरकार क्या करती है। और तमाम सरकार के अभी जो विधायी कामकाज की सूची बड़ी लंबी है, तो अब सरकार के लिए भी होगा कि अब जो सत्र है वो सुचारू रूप से चले,
चर्चा हो और बहस सार्थक हो। देखना होगा इस पे कि अब कोई नया मुद्दा तो सामने नहीं आता, लेकिन जहाँ तक बात है कि अभिजीत दिपके का पंजाब में और दलित वाला जो एंगल है, एक चीज़ हमारे को समझनी होगी कि अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात होती है तो बात अलग होती है, लेकिन राज्य की राजनीति में क्या होता है कि अगर आप दूसरे राज्य का कोई किसी वर्ग से का कोई नेता है, उसको आप तवज्जो कितना भी दे दें, लेकिन अगर अपने राज्य का नहीं है वो, तो जनता उससे प्रभावित नहीं होती। और विधानसभा चुनाव में मुद्दे बड़े लोकल होते हैं। ये ठीक है कि जातिगत जो समीकरण है वो चुनाव में मायने रखते हैं। भारत में हर राज्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मायने रखते हैं। अभिजीत दिपके क्या राजनीति में जाएंगे, सक्रिय नहीं, राजनीति अभिजीत में? दिपके को एक सफलता मिली है, इसको वो अपनी सफलता के रूप में देख रहे हैं। भले ही वो उनकी सफलता बोस्टन तो नहीं जाएंगे अब, जी, बोस्टन नहीं जाएंगे। और उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने खारिज कर दिया, मैंने दिल्ली में एक बड़ी विजय प्राप्त की है, मैं एक बड़ा फेस बन गया हूँ, मुझे इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी सुर्खियाँ मिली हैं, इस पूरे आंदोलन को सुर्खियाँ मिली हैं। भले ही देश में नहीं छप रहा हूँ, लेकिन विदेशों में मैं खूब छपा हूँ। अब वो विदेशों में क्योंकि वो पढ़ाई करते रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको जो भारत के बारे में, भारत के विपक्ष के बारे में या भारत विरोधी जो तमाम NGOs हैं, वो उनको वहाँ पर आख्यान देने के लिए, व्याख्यान देने के लिए उनको वहाँ पर आमंत्रित भी करें। तो एक सेलिब्रिटी अगर कहें तो वो तो एक बनी गए हैं वो राजनीतिक रूप से। वो तो कह रहे हैं कि हमको हीरो मत बनाओ। जी नहीं, वो तो केजरीवाल भी कहते थे ना कि भाई मुझे गाड़ी नहीं लेनी, बंगला नहीं लेना, लेकिन सब किया ना। तो ये भी अब क्योंकि उसी पार्टी की उपज हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ये सब बातें कहेंगे ही। लेकिन अब उनके अंदर ये बात आ गई कि मेरे को ठीक है, मेरे बॉस पहले केजरीवाल थे, लेकिन अब मैं उनसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ। मेरे एक आह्वान पर 10 मिलियन लोग इंस्टा पे फॉलो कर लेते हैं तुरंत। तो ये दिखाता है कि वो अपनी ताकत को अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा मान रहे होंगे। और अरविंद केजरीवाल राजनीति महत्वाकांक्षा तो है, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन, जो इस्तीफे के बाद उनका भाषण हुआ, RSS के चड्डी वाले, BJP वाले, मोदी ये करता है, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो केजरीवाल का वे ऑफ भाषण मुझे याद आ गया। जी, तो ये जो चीज़ें हैं, अब वो जाहिर सी बात है क्योंकि महाराष्ट्र से आते हैं, तो हो सकता है कि वो वहाँ से अपना राजनीतिक करियर शुरू करें, या क्या वो दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन अब उनका जो राजनीतिक सफ़र है वो रुकेगा नहीं। हो सकता है कि वो किसी गठबंधन में नजर आए, हो सकता है कि वो जैसे अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाया था, तो अब अरविंद केजरीवाल तो इंडिया गठबंधन में नहीं है, क्योंकि पंजाब चुनाव होने वाले हैं। तो हो सकता है कि अभिजीत दिपके चले जाएँ। कॉकरोच जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस भी पसंद करती है, तमाम जो विपक्षी खेमे के कई दल उनको पसंद करते हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि अभिजीत दिपके की जो राजनीतिक बस है वो कहाँ जाकर ठहरती है। लेकिन ये एक चीज़ साफ है कि इस सफलता से के बाद वो गायब होने वाले नहीं है परिदृश्य से, वो जरूर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बिल्कुल, हक मांगना लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ हमें इस लोकतंत्र की जो जर्नी है उसके संस्कार को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो कुछ भी जेएनजी के नाम पे हो रहा था, शायद उम्मीद है कि अगली बार ना हो। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे अनिकेत सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।